बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा 23/4/2008 का स्मृति पर आधारित प्रश्न, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो इसको नियुक्त महान्यायवादी को करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के 76वें अनुच्छेद में इनका जिक्र है, आर्टिकल 76 के अंदर। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपने पद पर रहते हैं। इनका कोई कार्यकाल भी नहीं होता है और न ही इनको वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये निजी वकालत अपना कर सकते हैं, किसी का निजी प्राइवेट केस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और भी इनके पास कई शक्तियाँ होती हैं। तो इसके लिए हम महान्यायवादी के लिए अलग से एक वीडियो बना के डाल देंगे, जिसमें सारी चीज़ हम बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और जब उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। अब आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें से अभी कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में अभी जो है द्रौपदी मुर्मू हैं। उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं ये द्रौपदी मुर्मू। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने? वो उस समय का सवाल था। अभी वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज पांडे। आपको ये याद रखना है, और भी इस तरह के जितने सवाल हैं आप अपने स्तर से याद कर लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी इस वक्त इन सभी ऑप्शन को अभी छोड़ना होगा, क्योंकि ये पहले का है। अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं D.Y. चंद्रचूड़। तो इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं D.Y. चंद्रचूड़ है। अब चलते हैं आगे। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जब भी मंत्रिपरिषद की बात आएगी तो जिस तरह का मंत्रिपरिषद होगा उसी तरह का वो उत्तरदायित्व होगा। मंत्रिपरिषद राज्य का मंत्रिपरिषद है तो राज्य में विधानसभा होता है तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर मंत्रिपरिषद केंद्र का होगा, केंद्र मंत्रिपरिषद, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं आगे। बिहार में पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी से अनुबंध किया था? चलिए उस वक्त किया हुआ था, और उस वक्त ये तातिया नाम की कंपनी थी। ये अभी किसी काम का नहीं है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो ये कटिहार जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान होगा, जूट के लिए क्या चीज़ ध्यान रखना है? जूट का जो खेती होता है ना, वो जलोढ़ मिट्टी में होता है। सबसे अच्छा ही जलोढ़ मिट्टी में होगा, और जहाँ अच्छी बारिश होगी वहाँ होगा। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ होता है? जहाँ नदी का बाढ़ आता हो या नदी का पानी ऊपर चढ़ जाता हो, साथ में मिट्टी लेके आती हो और वापस जाते समय मिट्टी छोड़ देता हो, तो जो जलोढ़ बनेगा, डेल्टा बनेगा, वो सारी मिट्टी उपयोगी होती है। किस चीज़ के लिए? जो अपना जूट का खेती है ना। तो ये कहाँ होगा? ये कटिहार में होगा, क्योंकि कटिहार जो है गंगा और कोसी का जो इलाका, मेन इलाका है, वहीं से प्रयाग पर जहाँ मिलता गंगा और कोसी के मिलाप पर स्थित है। और इसको यहाँ देख सकते हैं, ये अपना गंगा है जो बिहार को लगभग बीच से बांटती है, और ये कोसी है, और ये देखिए अपना कटिहार। तो कटिहार इसीलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी, नदी के किनारे जो इलाका है वहाँ जूट होगा, तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी आ जाती है, इसलिए कटिहार का आंसर ठीक होगा। और आपको एक बात और याद रखना है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? ये तो बहुत फेमस प्रसिद्ध सवाल है, सबको पता है। आरा के थे, तो आरा क्षेत्र से
है ना, इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया भोजपुर। अब चलते हैं आगे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का विजिटर कौन बनाए गए हैं? उस वक्त शायद अमृत सेन बनाए गए थे, अमृत सेन। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर भूमि कृषि कार्य होता है? कृषि कार्य तो लगभग 60% भूमि पर कृषि कार्य होता है। 80, 86, 60, 65 तो आंसर होगा 60% भूमि पर कृषि कार्य होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो आपको जो ध्यान रखना है कि जो नियुक्ति करते हैं वही कई बार हटा सकते हैं। तो इस बारे में देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो अभी बताए थे, जब पहला प्रश्न बता रहे थे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार था? ये पुराना हो गया। अब हम लोग को ध्यान रखना है 2011 के अनुसार, तो वो लगभग 62% है, 61.80 है। तो अब 62 ध्यान रखिएगा इसको। और अब आगे चलते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? मेजर ध्यानचंद काफ़ी नामी रहे थे खिलाड़ी, और उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो किसे रहे हैं? क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, कबड्डी। तो इसका सही आंसर है हॉकी। आपको ध्यान रखना है हॉकी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद, सलीम, रहीम, मुरीद। तो शेरशाह के बचपन का फरीद नाम था। सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। तो आपको ध्यान रखना है, इसके सवाल का जवाब क्या होगा? फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इस तो सबसे आसान सवालों में से एक है, सारे लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। इसकी स्थापना का पीछे कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, है ना, उस विद्रोह को देखते हुए, आगे कभी कोई विद्रोह नहीं हो, तो अंग्रेज़ों ने उस बारे में एक अध्ययन किया, और अध्ययन के रिपोर्ट के अनुसार उसने एक संगठन बनाया, है ना, संगठन बनाया। A.O. ह्यूम ने यह संगठन बनाया, जिसमें किसको शामिल किया? जितने भी भारतीय थे अंग्रेज़ों के दलाल, है ना, जितने दलाल थे, जितने चाटुकार थे और जितना चमचा वगैरह थे, सभी को इकट्ठा किया और उसने एक संगठन बनाया जिसको कांग्रेस नाम दिया गया, कांग्रेस। तो आज के समय में कांग्रेस ने कभी किसी आंदोलन को नहीं होने दिया। तो 1885 में कांग्रेस को बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और तो इसका आंसर है सी। अब आगे, व्यापंगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? व्यापंगत का सिद्धांत को एक नाम और अंग्रेजी में लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, है ना, इसको एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी कहते हैं, लैब्स। तो ये लैब्स मतलब गोद होता है ना, गोद। तो व्यापंगत का सिद्धांत जो है, जब किसी की संतानें नहीं होती थी तो अंग्रेज उसका राज्य हड़पने के लिए बनाए थे। तो और उससे संबंधित कौन है? आपको जवाब देना है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो इनसे संबंधित हैं लॉर्ड डलहौजी, आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो सबसे पहले भारत का वाइसराय, देखिए आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज जब सबसे पहले आए तो गवर्नर नियुक्त किया, फिर गवर्नर जनरल नियुक्त किया, फिर वाइसराय नियुक्त किया। तो आपको ध्यान रखना, गवर्नर जब बंगाल में शासन था, गवर्नर जनरल जब बंगाल, तमिलनाडु मतलब चेन्नई और मुंबई में हुए शासन अंग्रेज़ों का, तब गवर्नर जनरल। और 1857 के विद्रोह के बाद यही वाइसराय हो गए। इस तरह इनका पद का चेंज हुआ। तो इसका आंसर अब आपको बताना है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था। मतलब 1857 के जंग के बाद जो गवर्नर जनरल था वही वाइसराय बनेंगे, और वो हैं वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो इसमें टाई ब्रेकर फुटबॉल से संबंधित और टेनिस
हॉकी से संबंधित फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है तो बी और सी दोनों होगा। जब शूट आउट होता है तो इसका इस्तेमाल होता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश वालों के द्वारा किया गया था, जिसमें कुमारगुप्त मुख्य जिम्मेदारी में थे। आप धर्मपाल का जो नाम सुनते हैं, इन्होंने उदंतपुरी बिहार शरीफ में के आसपास, उदंतपुरी पुराना नाम है उसका, बिहार शरीफ में उधर जो कॉलेज बनाया था उधर धर्मपाल का योगदान था। तो याद रखेंगे नालंदा का विश्वविद्यालय का कौन था? कुमारगुप्त। जब चलते हैं आगे, मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर राजधानी थी मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा। तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। क्या हुआ था? अंग्रेज़ों के वजह से मुर्शिदाबाद से, है ना, मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र होकर मुंगेर आ गए थे मीर कासिम के समय में राजधानी। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम जयला रानी दादी कजरी, और इसमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? बीबी जयला, तो रानी दीदा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। तो इसमें से कोई नहीं, गुजरी देवी। चलते हैं आगे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु अपने यहाँ के एक लेखक हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उनका जन्म पूर्णिया में हुआ था, पूर्णिया में। चलिए, आपको याद रखना है पूर्णिया। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद। एक महाकाव्य है कामायनी, और ये सब छायावादी कवि और लेखक हैं, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, सुमित्रानंद पंत आते हैं। ये छायावाद का फ़ायदा ये रहा ना कि खड़ी बोली में जो कविताएं या जो लिखना जाने लगा गद्य, उसको प्रतिष्ठित कर दिया इन लोगों ने। पहले अवधि चलता था, ब्रज चलता था, तो खड़ी बोली को, हिंदी को छायावाद ने प्रतिष्ठित दर्जा दिलवाया। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्क। तो सब जानते हैं कि कौटिल्य ने लिखी। 1905 के पहले कोई जानता नहीं था अर्थशास्त्र को, है ना। तो 1905 के अंदर एक मैसूर के लाइब्रेरी में किसी को एक किताब मिला, तो अर्थशास्त्र के बारे में लिखा हुआ था। तो तब कौटिल्य के बारे में पता चला। फिर बाद में 12वीं सदी में बौद्ध ग्रंथों में पता चलता है कौटिल्य के बारे में। फिर श्रीलंका का जो ग्रंथ है, उधर कौटिल्य का नाम मिलता है। तब जाके पता चला कि कोई कौटिल्य थे, कोई चाणक्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के कौन है? कौटिल्य, ध्यान रखना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो काफ़ी फेमस है, भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मीर कासिम और अंग्रेज, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और वीर कुंवर सिंह, इसमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज एक तरफ थे, एक तरफ मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय थे और शुजाउद्दौला थे। इन तीनों और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ये तीनों सेनाएं बक्सर के युद्ध में हार गई। चलिए, 1764 के अंदर हुआ था। ये जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज जीते थे, बाकी तीनों सेनाएं हार गई थी। अब आगे चलते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ये है कुल 9 प्रमंडल: पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। आप सब इसको देख सकते हैं। ये पटना का, ये अपना पटना प्रमंडल का इलाका है। ये तिरहुत का,
ये सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, मुंगेर। तो आपको याद रखना है 9, आप इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें क्या समझाना, ये है 40 सीटें हैं, तो इसमें समझाने का ज़रूरत नहीं है। विधानसभा की 243 सीट, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अब आगे। महिला दिवस कब मनाया जाता है? कई बार सवाल आ चुका है। तो महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च याद रखना है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक, मौर्य, शुंग। तो जो मौर्य का इतिहास जब आप पढ़िएगा तो उसमें शुरुआती जो राजा हैं हर्यक वंश के राजा हैं, और बिंबिसार भी हर्यक वंश के ही राजा थे। तो ध्यान रखना है, हर्यक वंश मगध से संबंधित। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो हजारीबाग, चंपारण, साबरमती, बम्बई, चंपारण। उत्तर है बी, चंपारण। 1917 में चंपारण में शुरू किया था, है ना। नील का जो खेती हो रहा था, नीलों के सम्मान के लिए नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके लिए लड़ा था। बाद में चल के यहाँ से जब गए तो गुजरात में कई आंदोलन किया, मील मजदूरों के लिए किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह किया। वैसे सबसे पहला चंपारण बिहार के अंदर किया, और रामचंद्र शुक्ल यहाँ थे, उनके ही निमंत्रण दिया था। एक बड़े किसान थे, गांधी को उन्होंने ही यहाँ बुलाया था आंदोलन के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपना नया शाखा खोला है? तो ये तो ऐसे नया सवाल था, उस वक्त करंट अफेयर था, लेकिन चलिए अभी बताते हैं। मज़ेदार चीज़ यह है कि अभी इजराइल काफ़ी नाम में है। वियतनाम, इजराइल, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर है इजराइल। अभी फिलिस्तीन के आतंकवादियों से निपट रहा है इजराइल, इसलिए इजराइल अभी काफ़ी न्यूज में है। आप ध्यान कर लीजिएगा कि इजराइल की सीमा किसके किसके साथ लगती है ना, बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, किस नदी या सागर के किनारे है, महासागर के किनारे है। ये बातें आपको ध्यान रख लेना है। चलिए सार्क का सबसे नया देश है। सार्क का मतलब पहले समझ जाइए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। इससे साफ पता चलता है कि सार्क जो है दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं और थोड़ा सा इसमें ओवर भी आपको आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1985 के अंदर सार्क का गठन किया गया था, और इसमें इसका मुख्यालय काठमांडू है, और इसके संस्थापक देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। और जो सबसे नया देश है वो अफ़गानिस्तान है। ये आप इन देशों को देख सकते हैं, साउथ एशिया के ये देश हैं। उसमें कुछ देशों ने मिलकर क्या किया है, सार्क नाम का संगठन 1985 में दिसंबर में बनाया, जिसका बता दिए मुख्यालय काठमांडू है। इसके संस्थापक देशों में ये अपना प्यारा भारत, फिर इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, भारत के बाद ये फिर पाकिस्तान, यहाँ पर ये भारत, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर भूटान, यहाँ नेपाल। तो और ये सबसे नया देश कौन सा, अफ़गानिस्तान, और एक पुराना देश यहाँ मालदीव। तो इतने देश मिलके ये साउथ एशिया के देश हैं। इन देशों ने मिलके 7 देशों ने मिलके बनाया है इसका नया, और 8वां जो देश है वो है अफ़गानिस्तान। तो उत्तर होगा अफ़गानिस्तान। अब है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो सबसे बड़ी संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है अपना न्यूयॉर्क में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? एक अगला सवाल है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था, जयपुर के महल में कैद किया था उनको। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एक बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। ये कुछ सवाल है जो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 1924 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1911 में, 1905 में, 1909 में, इसमें से कोई नहीं। बंगाल विभाजन करजन के समय 1905 में हुआ था, ये बात याद रखना। राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति।
जब भी कोई संयुक्त राज्यसभा लोकसभा की कोई भी बातें संयुक्त होगी तो राष्ट्रपति उसका नेतृत्व करेंगे, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 18, 19, 21, कम से कम 25 वर्ष। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, ये ख्याल रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये ध्यान रखना है, ये पटियाला के अंदर। जसपाल राणा किस खेलों के लिए निम्नलिखित से संबंधित? जसपाल राणा किससे संबंधित है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित? हालांकि हमारे हिसाब से तो ये सब प्रश्न आना ही चाहिए, वंश, जात, कास्ट, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अब सवाल है तो इसका जवाब देना पड़ेगा। राजा भोज जो थे वो परमार वंश से संबंधित, गुर्जर, परमार, करकोटा, उत्पर, तो आपको याद रखना है इनका संबंध परमार वंश से था, है ना। धार इनकी राजधानी थी, परमार वंश। चलिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? ये कन्फ्यूजिंग सवाल होता है, इस पर ध्यान देना है। शेर शाह ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने, शाहजहां ने? तो जो दिल्ली का मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनाया, और जो आगरा का मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनाया, तो याद रखना है इसमें औरंगजेब होगा बी। वर्ष 1857 में मेरठ का प्रथम सिपाही विद्रोह को आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो इसका जवाब है 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त, 11 मई। इसका जवाब है 10 मई को, याद रखना है 10 मई। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? आपको बताना है इस वीर ने पराक्रम कब दिखाया। तो वो दिन था 30 जनवरी 1948 को, जब नाथूराम ने महात्मा गांधी को मार दिया। ये 30 जनवरी को 1948 का दिन, ये ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश राजतंत्र की समाप्ति कर लोकतंत्र की स्थापना हुई? कौन से देश में? उस समय नेपाल में हुआ था, ध्यान रखना। अब इसका कोई औचित्य नहीं। हाल ही में भारत के किस राजतंत्र की समाप्ति करके लोकतंत्र की स्थापना की गई? कौन सा पड़ोसी राज्य उस वक्त के लिए था? नेपाल में हुआ था उस वक्त। अब इसका कोई औचित्य नहीं। अब चलते हैं आगे। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होने की आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? अभी पीछे बताए थे 30 वर्ष, 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 35 राष्ट्रपति के लिए। अब चलते हैं आगे। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इस क्वेश्चन का भी कोई औचित्य अब नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए भारत याद रखना है। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होना है? वर्ष 2008 में भारत, इंग्लैंड, चीन और पाकिस्तान, तो चीन में होना है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये भी अब कोई औचित्य नहीं है इस सवाल का भी। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है दूध से है। इसको ध्यान रखने का कारण है कि तेल पीला होता है तो येलो क्रांति, दूध उजला होता है तो श्वेत क्रांति, खेत खलियान हरा भरा होता है तो हरित क्रांति। आप इस तरह करके याद रख सकते हैं। तो दूध वाले क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप इसको सिंधु नदी के सारे ही सहायक हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी नहीं, सब के सब ये पंजाब के आसपास की नदियां हैं और ये सिंधु नदी के सहायक याद रखना। WWE के भागीदार खाली का असली नाम क्या है? इसका भी अब कोई औचित्य नहीं है। नाम जानने के लिए दिलीप सिंह राणा नाम है इनका। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो ये सितार से रहा है। चलिए आपको सितार दिखा देते हैं कि कैसा होता है तो ये ध्यान देना है, यही सितार, देख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक कहा गया है जयप्रकाश नारायण को, तो इसका ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण।
बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। क्यों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये 42 मीटर ज़मीन से ऊंचा है लगभग ये, और एक बहुत बढ़िया शानदार चीज़ है ये। दूसरा क्या है ना, जो आप ये जो अपना ख्वाजा ये चिश्ती की दरगाह है, वो सलीम चिश्ती, ख्वाजा सलीम जो चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी में, उसमें जाने का ही दरवाज़ा इसी फतेहपुर सीकरी के दरवाजे से घुस के और इसके सलीम का दरगाह पे जाते हैं। दरगाह क्या, एक मकबरा है जहाँ मर जाते हैं लोग तो दफनाया जाता है वहीं। एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो वो है मैत्री एक्सप्रेस। उस समय का सवाल था। चलिए, अब इसका कोई औचित्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो संसद। महाभियोग जो ला सकते हैं ना, महाभियोग, वो राष्ट्रपति के हटाने के लिए ही लाया जाता है। ये महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही लाया जाता है। तो ये संसद ला सकती है, ये लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होता है। जब ये महाभियोग आ जाएगा तो उसके बाद एक कमेटी गठित होगी और कमेटी का जांच के रिपोर्ट पर 2/3 बहुमत के आधार पर ही इम्पीचमेंट महाभियोग हो सकता है। चलिए, लंबा हो जाएगा इसलिए कभी कोई वीडियो बना के डाल देंगे। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किससे बना? तो ऐसे कहने के लिए तो पुर्तगाल है सबसे पहले, जो आप पढ़ते हैं पुर्तगाली आए फिर डच आए, ऐसे करके पुर्तगाल होगा। लेकिन इससे पहले भी भारत का व्यापारिक संबंध सभी देशों से पहले था। जब पुर्तगाली यहाँ आए थे तो अरबी व्यापारी यहाँ पहले से थे, और भी पहले से भारत का संबंध है। इस सवाल के जवाब के लिए पुर्तगाल जवाब ठीक रहेगा। वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इस सवाल का जवाब है कि वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस। तो वेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप हॉकी से। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? प्राकृतिक उपग्रह का सीधा सा मतलब है किसी भी ग्रह के चक्कर काटने वाला दूसरा ग्रह। तो जो चक्कर काटेगा, जिसका चक्कर काट रहा है, उसका उपग्रह कहलाएगा। अगर उसको मानव ने नहीं बनाया है तो प्रकृति कहलाएगा, और जिसे मानव ने बनाया है उसे आर्टिफिशियल उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा। तो चंद्रमा है। इस सवाल का जवाब डी होगा, चंद्रमा। और आर्टिफिशियल जो है आर्यभट्ट, और बाकी जो चीज़ें हम लोग जो भास्कर, ये सब जो उपग्रह है जो प्रकृति नहीं मानव ने बनाया है, ये आर्टिफिशियल उपग्रह है, जबकि प्राकृतिक चंद्रमा है। इसका उत्तर डी, चंद्रमा होगा। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो सबसे पहले जातक मतलब होता है जन्म लेने वाला। कभी किसी का कुंडली बनाते होंगे ना, तो देखा होगा कि जातक का योग ऐसा है, जातक का भाग ऐसा है। तो जातक का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? वैष्णव का, जैनों का, बौद्धों का, शैव का। तो ये बौद्धों का है। इसमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म का कहानी इसमें बताया गया। जातक कथा बोलते हैं उसको। तो जातक किसका है? बौद्धों का। बुद्ध के पूर्व जन्म को बताया गया। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो ये एक फेमस प्रसिद्ध सवाल है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, लाल महासागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यही है स्वेज नहर। ठीक है ना। ये मिस्र में से होके जाती है, मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं। ठीक, कभी आपको एक स्वेज संकट का वीडियो भी बना के डाल देंगे। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिया था? जो सबसे पहले उपदेश दिया था बौद्ध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। आपको बताना कहाँ दिया था? तो इसका जवाब है सारनाथ। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश यहीं दिया था। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? विशेष प्रावधान। तो ये तो मोदी के आने के बाद सबको इसको पता चल गया होगा। जो 370 धारा निरस्त कर दी गई है, जम्मू कश्मीर। रजनामा का फारसी अनुवाद था। रजनामा किस चीज़ का फारसी अनुवाद था? रजनामा भारत, अर्थवेद का, रामायण का, महाभारत का, योग वशिष्ठ का। तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद था। कहते हैं जो भारत में है वो महाभारत में है।
ये याद रखिएगा, रजनामा फारसी अनुवाद महाभारत का, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ। तो अब आपको बताना है कि वह मुगल सम्राट तो जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो वो जो है वो है औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और वो 2 बार कहाँ कहाँ हुआ था? एक बार आगरा में, फिर दूसरा देवराई के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ देवराई के बाद ये दिल्ली में, दिल्ली। तो ध्यान रखना है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब चलते हैं आगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेज को जो सुनहरा फरमान दिया गया था वो 1632 ईस्वी में दिया गया था, गोलकुंडा के शासक के द्वारा, गोलकुंडा के शासक के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? शायद 300 पैगोडा लेके उनको ट्रेड फ्री कर दिया गया था। ट्रेड का फ्री, उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, जितना ट्रेड करना है करिए, आप एक फिक्स अमाउंट इतना दे दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड करने के लिए फ्री हैं। तो 1632 में मिला था सुनहरा फरमान। और ये कोई कुतुब शाह नाम था, अब्दुल कुतुब शाह नाम था इनका शासक का, उन्होंने ही दिया था 1632 में। एक फरमान आगे चल के और भी मिला, वो 1717 में फारूक सियार ने अंग्रेज़ों को दिया था। उसमें 3000 रुपये देने के बाद पूरे क्षेत्र में फ्री कर दिया गया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार उनका, है ना। तो इसका भी ध्यान रखना है। एक 1717 में मिला था, फारूक सियार ने दिया था। और जो सुनहरा फरमान मिला था वो गोलकुंडा के राजा ने 1632, शासक ने 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों को दिया था। तो इस बात का ख्याल रखना है। और जो 1717 में मिला था ना इनको, उसमें एक चीज़ ये था कि उनको दस्तक, मतलब पास इशू करने के लिए भी दे दिया गया था 1717 वाला फरमान में। खुद ही अपने सामान का पास भी इशू कर देते थे, दस्तक बोलते हैं उसको। चलिए अब अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो आपको याद रखना है कि 1510 में कर लिया था। गोवा से बीजापुर को जब छीना गया ना, बीजापुर से जब गोवा को छीना गया 1510 में, तो उस समय पूर्ण अधिकार हो गया। फिर अल्मेड़ा, फिर अल्बुकर्क ने गोवा को जो जीत लिया, तो उसके बाद 1510 के बाद उसके बाद से पुर्तगालियों के कब्जे में ही गोवा रह गया। अब चलते हैं आगे। रेशम किससे उत्पादन होता है? रेशम के कीड़े से, रेशम के अंडे से, रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, और स्वयं रेशम के कीड़े से। तो ये जो उत्पन्न होता है ये काफ़ी फेमस है, लार्वा से उत्पन्न होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मोबाइल सेलफोन काम करने के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक है? काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम को बोलते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ध्यान रखना। तो किसी भी सेलफोन को चलाने के लिए सभी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। जब मोबाइल नहीं रहेगा तो ये सेवा प्रदाता और सिम कोई काम का नहीं रहेगा, और सेवा प्रदाता रहेंगे, मोबाइल नहीं रहेगा, सिम नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये सभी चीज़ों का ज़रूरत है, तो इस बात का ध्यान रखिए। निम्नलिखित में कौन से प्रश्न कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में नहीं थे? स्पेस बार पहले भी था, इंटर भी था, बैक स्पेस भी था, टैब नहीं था। तो ध्यान रखना है, ये टैब एक तरह का इस तरह का बटन होता है, इधर उधर जाने के लिए, आपने देखा हुआ बाएं तरफ होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट प्रणाली से संबंधित? तो www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी ईमेल, इलेक्ट्रिक मेल, उपरोक्त सभी, ये सभी है। इसका उत्तर डी है, ये सब समूह। अब आगे देखते हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता डोनर कहलाते हैं? तो एक बात याद रखना है, रक्त समूह का क्या मतलब है ना, कि ब्लड के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं, तो जो ब्लड के अंदर जो एंटीजन पाया जाएगा, ए और बी दोनों, तो वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जबकि कोई ए बोल रहा है, इसका मतलब ब्लड में ए एंटीजन है, और ठीक इसका एंटीबॉडी ब्लड के अंदर होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है जो ब्लड के ऊपर होता है। तो जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का अपना वो ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई ए बी
ए बी ओ, ए में ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन है, और ओ मतलब जीरो, इसमें ना ए एंटीजन है ना ए बी एंटीजन, कोई नहीं। और उसी तरह इसका उल्टा, इसमें बी एंटीबॉडी होगा, इसमें ए एंटीबॉडी होगा, इसमें है ना कोई एंटीबॉडी नहीं होगा ए बी ग्रुप में, है ना। और इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगा। तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपको समझ में आ गया। और इसका क्या कार्य है एंटीबॉडी का, जो बाहर से आते हैं सब्सटेंस या कोई दूसरा होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए ओ ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, इसका एंटीबॉडी बाहर से आने वालों को रोक देगा, कोई भी आएगा तो रोक देगा। तो इसका मतलब ये कोई भी सिर्फ ओ का लेगा, बाकी किसी का नहीं लेगा। ये दे सभी को सकता है, डोनर है, जबकि ए बी जो है सबका एक्सेप्टर है, सभी को ले लेगा, क्योंकि ए और बी में ए बी एंटीजन इसके दोनों हैं। तो जो जो एंटीजन है इसको पहचान करके ए बी सबसे ले लेगा, कोई ए वाला का भी जान जाएगा, क्योंकि ए और बी के अंदर ए और बी दोनों है, ए भी आएगा तो लेगा, बी भी आएगा तो लेगा। अब जबकि ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है, और जबकि ए बी क्या है, किसी से भी ले सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है ए बी ग्रुप को, और यूनिवर्सल डोनर माना जाता है ओ ग्रुप को, आपको याद रखना है। और कभी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव सुना होंगे, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ऐसे तो एक RH फैक्टर होता है, आपको एक RH फैक्टर करके होता है, तो जिसमें RH फैक्टर उपलब्ध होता है उसमें पॉजिटिव, जिसमें नहीं उपलब्ध है वो निगेटिव। तो ए पॉजिटिव का मतलब है कि ए एंटीजन के साथ RH फैक्टर प्रेजेंट है। चलिए इसको बाद में कभी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे उगाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है कपास, केला, पर्सन, गन्ना। एड्स का पूरा नाम है, चलिए ये बताना है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ऑप्शन सही है, सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब दूध फटने में कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आप एक दिन ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरह का जो फल होता है ना, संतरा वगैरह और भी जो संतरा है, मौसमी, इन सबों में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। विटामिन हमको ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन बाकी सारी क्रियाओं में बहुत मदद करता है, इसलिए विटामिन जरूरी है। तो इसका उत्तर है डी, विटामिन। अब आते हैं ऊपर, इसमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है, तो डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरियासिस, घेंघा। तो इसका ध्यान क्या रहेगा, आयोडीन के कमी से घेंघा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर डी है, ये मच्छर से नहीं होता। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आपको याद रखना है आयरन का। दंत क्षय कारण होता, तो क्या होता है ना, दांत के ऊपर विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारण से, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, सी इसका उत्तर है। क्या होता है, बैक्टीरिया के जो अपशिष्ट होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, दांतों के ऊपर जम जाते हैं, तो उसको खराब कर देते हैं, वो एसिडिक हो जाता है और धीरे धीरे करके दांत खराब होने लगते हैं, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं वो बेसिक क्षारीय होता है, तो इसका न्यूट्रल कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया के कारण होता है। हम लोग जो खाना वाना खाते हैं और जूठा छूट जाता है, मुंह गंदा रह जाता है, तो इससे बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, और बैक्टीरिया के कारण ही सब गड़बड़ होता है, क्षय वगैरह। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है, ATS नाम सुना होगा, और टेटनस के लिए, टेटनस। अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, चलिए तो सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा, भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के लिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये टेलीफोन के लिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। गैलीलियो ने दूरबीन किया और मार्कोनी रेडियो किया है, तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो काफ़ी पुराना और फेमस सवाल है, जेम्स वाट। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, PSLV आपको याद रखना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, आपको ध्यान रखना है इस बात का। किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो प्रकाश का वेग घटता बढ़ता है, जो भी लाइट है, लाइट का कोई प्रकाश के ऊपर प्रकाश हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, कोई मतलब नहीं, उसका माध्यम के ताप से कोई परिवर्तन उस पर नहीं आएगा।
तो अपरिवर्तित रहेगा सी। अब 94वां सवाल, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो ये सारे गैस जिम्मेदार हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, जो भी ताप को ग्रहण कर ले, अपने आप में रोक ले, वो सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल मतलब दुनिया, ग्लोब का ग्लोबल दिया गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल किया गया है? तो आपको बताना है कि जो शुरू से नहीं होता या नई नई जो चीज़ें इस्तेमाल भी हो रही है उस बारे में। तो ये है मिट्टी तेल, तो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। मोमबत्ती भी हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सौर लालटेन ही नया, टॉर्च तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। सौर लालटेन आंसर होगा इसका। अब चलते हैं आगे। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसको याद रखना है। एमीटर से विद्युत धारा का, वोल्टमीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर अमीटर, ये एमीटर से करते हैं। वोल्टमीटर से वोल्टेज करते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो का कार्य क्या पूछ रहा है वो? उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, इसमें से कोई नहीं। तो ये डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल। अब है गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये बात आपको ध्यान में, गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही होता है जब किसी चीज़ के ऊपर जिंक जस्ता का परत चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर जब जिंक का परत चढ़ाएंगे तो गैल्वेनाइजेशन कहलाएगा। तो ये जस्ता का परत चढ़ा होता है, तो आंसर सी। अब चलते हैं आगे। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, तो सीधा हीरा आंसर याद रखना है ना। ये हीरा, सबसे कठोर हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो नाम है वो वॉशिंग सोडा है, और खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसका आंसर सी है, याद रखना आंसर सी। तो चलिए 100 सवाल ख़त्म हुआ, और लगभग 45 मिनट का समय भी हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सवाल आगे फिर से क्वेश्चन पेपर सोल्व कराते हैं, साथ में सोल्व करेंगे, और जो व्याख्या होगा सवालों का वो भी कर देंगे, और अब वीडियो भी बना देंगे। जो भी सवाल में आया टॉपिक उसका विस्तृत वीडियो बना के डाल देंगे। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।